नमस्कार, मैं हूं वरुण कुमार और आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस का खास बुलेटिन मनी टाइम, जिसे अब आप मनी9 के ऐप पर यूट्यूब से 1 घंटा पहले देख सकते हैं। इस खास शो में आपको मिलेगी हर वो खबर जिसका आपकी जेब से है सीधा सरोकार। और आज की पहली खबर है सरकारी कर्मचारियों के लिए, खुशखबरी है सरकारी कर्मचारियों के लिए, जल्द ही मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता। जी हाँ, सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स तो कम से कम यही कह रही हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जल्द ही बढ़ा तोहफा मिल सकता है। केंद्र सरकार 28 सितंबर को महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 38% करने की घोषणा कर सकती है। कर्मचारियों को सितंबर की सैलरी में 3 महीने का डीए एक साथ मिल सकता है। सरकार ने अभी तक कर्मचारियों को जुलाई और अगस्त महीने के महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया है। वर्तमान में कर्मचारियों को 34% डीए दिया जा रहा है। महंगाई से राहत देने के लिए सरकार हर 6 महीने में महंगाई भत्ते को संशोधित करती है। जुलाई महीने के लिए खुदरा महंगाई दर 6.71% है। अब इंडियन बैंक कस्टमर्स के लिए एक अच्छी खबर है। इंडियन बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की विभिन्न अवधि वाली एफडी पर ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। बैंक ने लंबी अवधि वाली फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दर को 0.15% तक बढ़ाने की घोषणा की है। इस सरकारी बैंक के ग्राहकों को विभिन्न अवधि वाली एफडी पर 2.80% से लेकर 5.75% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। बैंक कस्टमर्स को 3 साल से लेकर 5 साल से कम अवधि वाली एफडी पर अब 5.75% इंटरेस्ट मिलेगा। सीनियर सिटीजन को सामान्य लोगों की तुलना में आधा फीसदी ज्यादा ब्याज की पेशकश की जा रही है। नोएडा गाजियाबाद में घर बनाना अब और महंगा हो जाएगा क्योंकि जमीन के दाम बढ़ गए हैं, इजाफा हो गया है जमीन के दामों में। अब नोएडा और गाजियाबाद में प्रॉपर्टी खरीदना और महंगा हो गया है। नोएडा अथॉरिटी ने जमीन के दाम बढ़ाते हुए लैंड रेट्स को 20 से 30% तक बढ़ा दिया है। वहीं गाजियाबाद में सर्किल रेट में 20% की बढ़ोतरी को लागू कर दिया गया है। नोएडा अथॉरिटी ने 3 साल में पहली बार लैंड रेट में इजाफा किया है। अथॉरिटी ने आवासीय परिसंपत्तियों के आधार पर पूरे शहर को 6 कैटेगरी में बांटा है। अथॉरिटी ने कैटेगरी ए से डी कैटेगरी की कीमतों में 20% की बढ़ोतरी की है। वहीं ई कैटेगरी की कीमतों को पहले के 36,200 रुपये से बढ़ाकर 41,250 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया है। एक और सरकारी बैंक बनने जा रहा है प्राइवेट। सरकार अपनी हिस्सेदारी इस बैंक से बेच सकती है। केंद्र सरकार आईडीबीआई बैंक में कम से कम 51% हिस्सेदारी बेच सकती है। सरकार और एलआईसी दोनों की मिलाकर बैंक में 94% की हिस्सेदारी है। दोनों ही पक्ष हिस्सेदारी बेचने के बाद भी अपने पास कुछ हिस्सेदारी बरकरार रख सकते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रियों का एक पैनल डील के स्ट्रक्चर पर अंतिम फैसला करेगा। इस खबर के बाद बुधवार को आईडीबीआई बैंक का शेयर बीएसई के इंट्राडे में लगभग 5% मजबूत होकर 41 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। अगली खबर की तरफ चलते हैं। त्योहारों पर दालों के दाम नहीं बढ़ने देगी सरकार। जमाखोरों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है पूरी। त्योहारों पर दालों के दाम ना बढ़ें, इसके लिए सरकार जमाखोरों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। इसके पहले सरकार ने व्यापारियों, मिलों और आयातकों को स्टॉक डिक्लेयर करने के लिए कहा था। तुअर और उड़द की दाल के दाम में बढ़ोतरी जारी है। 1 महीने में तुअर 6 रुपये और उड़द के दाम 3 रुपये प्रति किलो बढ़ गए हैं। जमाखोरी पर सख्ती बढ़ाने की कवायद सरकार अब कर रही है। कारोबारियों, व्यापारियों, मिलर्स और इंपोर्टर्स ने अब तक 62,000 मीट्रिक टन का स्टॉक घोषित किया है, जो सरकार के अनुमान से काफी कम है। इस समय तुअर दाल का भाव 120 रुपये प्रति किलो के आसपास चल रहा है, जो 1 साल पहले 105 रुपये प्रति किलो के आसपास था। एचडीएफसी बैंक ने ब्रांच नेटवर्क में जोड़े गोल्ड लोन डेस्क। चुटकियों में अब लोन मिल पाएगा लोगों को। एचडीएफसी बैंक ने उत्तर प्रदेश में अपने शाखा नेटवर्क में 75 गोल्ड लोन डेस्क जोड़े हैं, जो अब ग्राहकों को गोल्ड लोन की सुविधा प्रदान करेंगे। 75 नए गोल्ड लोन डेस्क के साथ राज्य में 253 बैंक शाखाएं अब ग्राहकों को गोल्ड लोन की सुविधा प्रदान कर सकेंगी। बैंक जरूरतमंदों को किफायती ब्याज दर पर सोने के बदले लोन की सुविधा प्रदान कर रहा है। महाजन, जौहरी लोगों का सोना गिरवी रखते हैं और उस पर बहुत मोटा ब्याज लेते हैं। इस योजना में ब्याज कम देना पड़ता है और बैंक में सोना सुरक्षित भी रहता है। अगली खबर है फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड से जुड़ी हुई। इसके खिलाफ शुरू हो सकती है दिवाला प्रक्रिया। एनसीएलटी में दायर हो गई है याचिका।
परिचालन से जुड़ा लोन देने वाली एक इकाई ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण में याचिका दायर कर कर्ज में डूबी फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड के खिलाफ दिवाला कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया है। फ्यूचर इंटरप्राइजेज के खिलाफ हालिया याचिका रिटेल डिटेल्स इंडिया ने दायर की है। इसमें कंपनी पर 4 करोड़ रुपए की चूक का आरोप लगाया गया है। मामले पर सुनवाई के लिए अभी कोई तारीख नहीं दी गई है। आईबीसी की धारा 9 के तहत कंपनी को परिचालन के लिए कर्ज देने वाले कर्जदाता चूक की स्थिति में कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं और इस खबर के बाद कंपनी का शेयर करीब आधा फीसदी टूट गया है। भारत के ईवी मार्केट में उतरेगी चीन की कंपनी और लॉन्च करेगी इलेक्ट्रिक एसयूवी। जी हां, इलेक्ट्रिक एसयूवी। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी BYD भारतीय ईवी मार्केट में उतरने की योजना बना रही है। कंपनी फेस्टिव सीजन में इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च कर सकती है। चीन की इस इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी में वॉरेन बफे ने निवेश किया है। कंपनी भारत में चेन्नई के नजदीक श्री पेरम्बदूर में वाहनों को असेंबल करेगी। वॉल्यूम के मामले में BYD ने इस साल टेस्ला को भी पीछे छोड़ दिया है। अगले 2 सालों में कंपनी की योजना भारत में 10,000 असेंबल्ड व्हीकल बेचने की है। कंपनी यहां लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की संभावनाएं भी तलाश रही है। और बदलने वाला है वाहनों का बाजार। 5 साल में 25% हो जाएगी इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी। जी हां, 25%। जर्मनी की लग्जरी कार कंपनी मर्सिडीज बेंज ने कहा कि अगले 5 साल में भारत में उसकी कुल वाहन बिक्री में 25% हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक वाहनों की होगी। मर्सिडीज बेंज ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन यात्रा में तेजी लाने के लिए अगले 4 महीने में 3 इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में उतारने की घोषणा की है। इसके तहत बुधवार को कंपनी ने इलेक्ट्रिक कार मर्सिडीज AMG EQS 534 मैटिक को लॉन्च किया है। इसकी शोरूम कीमत करीब 2.45 करोड़ रुपए से शुरू होगी। कंपनी ने साल 2021 में कुल 11,242 इकाइयों की बिक्री की थी, जबकि 2022 में अभी तक कंपनी 7,573 इकाइयों की बिक्री कर चुकी है। चलिए अब देखते हैं आईपीओ अपडेट्स। ड्रीम फॉक्स के आईपीओ को पहले ही दिन जबरदस्त रिस्पांस मिला है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व हिस्सा 6 गुने से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है। ड्रीम फॉक्स सर्विसेज का आईपीओ बुधवार को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया। लंबे अरसे के बाद किसी आईपीओ को इतना जबरदस्त रिस्पांस मिला है। पुरुष परिधान के प्रमुख ब्रांड बार्सिलोना का स्वामित्व रखने वाली स्टिच्ड टेक्सटाइल्स ने अपने 200 करोड़ रुपए के आईपीओ को वापस ले लिया है। आईपीओ के तहत पूरी तरह नए शेयरों की पेशकश की जानी थी। कंपनी ने प्रस्तावित आईपीओ के लिए 17 जून को सेबी के पास दस्तावेज जमा कराए थे। कंपनी के दस्तावेज वापसी के कारणों का फिलहाल कोई खुलासा नहीं हुआ है। कंपनी ने अभी कोई खुलासा नहीं किया है। स्मार्टफोन विक्रेताओं के लिए उपकरणों के रखरखाव का प्रबंधन करने वाली कंपनी सर्विफाई का इरादा अगले 1.5 से 2 साल में आईपीओ लाने का है। सर्विफाई ने हाल ही में सिंगुलैरिटी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड की अगुवाई में करीब 520 करोड़ रुपए जुटाए हैं। सर्विफाई वैश्विक ब्रांड सैमसंग और एप्पल को सेवाएं देती है। कंपनी अगले महीने 50 से 70 लाख डॉलर और जुटा सकती है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, वो खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और जिंदगी पर असर। और आपका कोई सवाल है पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कराएं। और हाँ, पर्सनल फाइनेंस की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए मनी9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। और चलते चलते देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक।